स्टेशन पर अकेले बैठे लड़के से लड़की ने कहा, सुबह तक मेरे घर रुक जाओ। उसके बाद जो हुआ सब कुछ बदल गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। सूरजपुर रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे बह रही थी। दूर लगी पीली लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के आखिरी कोने में एक पुरानी लोहे की बेंच थी। उस बेंच पर एक लड़का अकेला बैठा हुआ था। उसका नाम राहुल था। उम्र करीब 21 साल। चेहरे पर धूल जमी हुई थी। शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से ठीक से सोया ही ना हो। राहुल दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़े बैठा था। कभी जमीन की तरफ देखता, कभी स्टेशन की तरफ, जैसे उसे खुद नहीं पता था कि अब जाना कहां है। उसके पेट में भूख की तेज ऐंठन उठ रही थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन भूख से ज्यादा उसे अंदर का खालीपन परेशान कर रहा था। स्टेशन से लोग गुजर रहे थे। कुछ जल्दी में थे, कुछ थके हुए थे, लेकिन किसी की नजर उस पर ज्यादा देर नहीं टिकती थी। भीड़ के बीच भी वो पूरी तरह अकेला था। उसी समय प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से एक लड़की धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसका नाम काव्या था। उम्र 24 साल। वो शहर के सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। आज उसकी ड्यूटी बहुत लंबी थी। पूरा दिन मरीजों के बीच भागते भागते उसके कदम भारी हो चुके थे। वो जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के उस अंधेरे कोने के पास से गुजरने लगी, उसकी नजर अचानक राहुल पर टिक गई। पहले उसे लगा शायद कोई यात्री होगा जो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि बात कुछ और है। राहुल का सिर नीचे झुका हुआ था। उसके कंधे ऐसे लगे जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी पर रख दिया गया हो। काव्या कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, रात बहुत हो गई है, किसी अजनबी से बात करना ठीक नहीं। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर सच में उसे मदद की जरूरत हो तो। कुछ पल की झिझक के बाद वह धीरे धीरे मुड़ी और राहुल के पास आकर थोड़ी दूरी पर रुक गई। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, सुनो, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज में डर कम था, चिंता ज्यादा थी। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों की थकान उनमें जमा हो गई हो। उसने कुछ नहीं कहा। काव्या ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी पी लो। राहुल ने बोतल को देखा, फिर काव्या के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर कोई शक नहीं था, सिर्फ सच्ची चिंता थी। राहुल के होंठ सूख चुके थे, लेकिन फिर भी उसने तुरंत बोतल नहीं ली। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? उस एक सवाल में बहुत सारे जख्म छिपे हुए थे। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अगर मेरी जगह मेरा छोटा भाई होता तो मैं चाहती कि कोई उसे ऐसे अकेला न छोड़ दे। यह सुनते ही राहुल की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसने जल्दी से नजरें झुका ली, जैसे वह अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहता। आखिर उसने धीरे से बोतल पकड़ ली, दोनों हाथों से कसकर, और एक लंबा घूंट पानी पिया। पानी उसके गले से नीचे उतरता गया और उसके चेहरे की जकड़न थोड़ी ढीली पड़ने लगी। काव्या ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। घर कहां है? कुछ पल की खामोशी के बाद राहुल बोला, अब कहीं नहीं। उसकी आवाज में ऐसा खालीपन था जैसे किसी ने उसके नाम के साथ उसका घर भी छीन लिया हो। काव्या ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो गया था कि यह लड़का सिर्फ थका हुआ नहीं है, यह जिंदगी से हार कर यहां बैठा है। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, देखो, रात बहुत हो चुकी है, ऐसे स्टेशन पर बैठे रहना ठीक नहीं। अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर रुक सकते हो। सुबह होते ही जहां जाना हो चले जाना। राहुल ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई असंभव बात कह दी हो। उसके होंठ हल्के कांपने लगे। शायद वह धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस आज रात यहां मत बैठे रहो।
कुछ पल की खामोशी के बाद राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कदम भारी थे, लेकिन उस रात सूरजपुर स्टेशन से बाहर निकलते समय उसके भीतर कई दिनों बाद एक बहुत छोटी सी उम्मीद जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी उम्मीद जो अभी भी डर रही थी, लेकिन फिर भी चलना चाहती थी। सूरजपुर की रात उस समय और भी शांत हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी जमीन पर पीले गोल दायरे बना रही थी। काव्या धीरे धीरे आगे चल रही थी। राहुल उसके पीछे कुछ दूरी पर चल रहा था। उसके कदम हिचकिचा रहे थे, जैसे हर कदम पर वो खुद से पूछ रहा हो, क्या सच में ये सब हो रहा है? उसे कई बार लगा कि शायद काव्या अचानक रुककर कहेगी, बस यहीं तक, अब तुम जा सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काव्या बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेती, ताकि राहुल पीछे न रह जाए। ये छोटी सी बात भी राहुल के लिए नई थी, क्योंकि उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसके लिए कदम धीमे कब किए थे। करीब 10 मिनट बाद वे दोनों शहर की एक पुरानी कॉलोनी में पहुंच गए। वहीं एक छोटा सा घर था। दीवारों पर हल्की सी सीलन के निशान थे। दरवाजे के पास तुलसी का एक छोटा सा गमला रखा था। खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। काव्या ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर उसके पिता देवेंद्र एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में पुराना अखबार था, लेकिन लगता था कि वो काफी देर से किसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी नजर सीधे राहुल पर गई। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। देवेंद्र की आंखों में सवाल था, ये कौन है? काव्या ने बहुत शांत आवाज में कहा, पापा, ये स्टेशन पर अकेला बैठा था। आज रात यहीं रुक जाएगा, सुबह चला जाएगा। उसने जानबूझकर बात छोटी रखी। देवेंद्र ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन चिंता जरूर थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लोग क्या कहेंगे? ये सवाल उन्होंने बेटी से ज्यादा खुद से पूछा था। काव्या ने धीरे से जवाब दिया, लोग तो कुछ भी कहेंगे पापा, लेकिन अगर मैं इसे ठंड में छोड़ आती तो मैं खुद को क्या जवाब देती? देवेंद्र कुछ पल चुप रहे। उनकी खामोशी में डर भी था और सहमति भी। आखिर उन्होंने हल्का सा सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हों, ठीक है। राहुल अब भी दरवाजे के पास सिर झुकाए खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे वह इस छोटे से घर के लिए भी बोझ है। वो अंदर कदम रखने से पहले हिचकिचाया। काव्या ने इशारे से कहा, अंदर आ जाओ, जैसे घर का कोई अपना लौट रहा हो। राहुल ने धीरे से अपनी चप्पल उतारी और कोने में रख दी। कमरे में बहुत साधारण सामान था। एक छोटा बिस्तर, एक मेज, 2 कुर्सियां। दीवार पर काव्या की मां की पुरानी तस्वीर टंगी थी। राहुल की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो उसे अपनी मां याद आ गई, जिसे उसने बचपन में ही खो दिया था। उसने तुरंत नजरें झुका ली। कुछ यादें इंसान को अचानक कमजोर कर देती हैं। थोड़ी देर बाद काव्या रसोई में गई। कुछ मिनट बाद वो एक प्लेट लेकर वापस आई। प्लेट में दाल थी, 2 गरम रोटियां थीं और थोड़ी सी सब्जी। उसने चुपचाप प्लेट राहुल के सामने रख दी। राहुल की आंखें उस थाली पर टिक गईं। शायद वो पूरे दिन से भूखा था, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। उसने धीरे से पूछा, मैं खा लूं? उसकी आवाज में अनुमति मांगने की आदत थी। काव्या का दिल जैसे कस गया। उसने नरमी से कहा, यह तुम्हारे लिए ही है, आराम से खाओ। राहुल ने धीरे से पहला निवाला तोड़ा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। जैसे ही उसने रोटी दाल में डुबोकर मुंह में डाली, उसकी आंखों से अचानक आंसू गिर पड़े। उसने जल्दी से सिर झुका लिया ताकि कोई देख न सके, लेकिन काव्या ने देख लिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस पास रखा पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। राहुल खाते खाते अचानक रुक गया। फिर बहुत धीमे से बोला, बहुत समय बाद किसी ने मुझे ऐसे खाना दिया है। उस छोटे से घर में उस पल सिर्फ एक भूखे लड़के को खाना नहीं मिला था, बल्कि एक टूटे हुए इंसान को फिर से इंसान होने का एहसास मिला था। देवेंद्र सब देख रहे थे। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, नाम क्या बताया था? राहुल। घर कहाँ है? यह सुनते ही राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गांव पास में ही है, लेकिन अब वहां मेरा कोई घर नहीं है। उसकी आवाज टूट गई।
देवेंद्र ने और सवाल नहीं किए। उन्हें महसूस हो गया था कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। काव्या ने फर्श पर एक चादर बिछाई और कहा, तुम यहां सो जाओ। राहुल तुरंत बोला, नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगा। लेकिन काव्या ने रोक दिया, बाहर बहुत ठंड है और यहां कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। उसकी आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। राहुल धीरे से चादर पर लेट गया। उसकी आंखें छत पर टिक गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो 4 दीवारों के अंदर है। काव्या भी अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद दोनों की आंखों से दूर थी। राहुल सोच रहा था, क्या सच में सुबह होते ही उसे जाना होगा? और काव्या सोच रही थी, कल लोग क्या कहेंगे? लेकिन इन सवालों के बीच एक अजीब सा सुकून भी था। आज उसने किसी को ठंड में अकेला नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे घर में खामोशी उतर आई। उस रात सूरजपुर की ठंडी हवा के बीच उस छोटे से घर की छत के नीचे 2 अनजान जिंदगियां एक अनकहे भरोसे में बंध चुकी थी। एक रात के लिए सही, लेकिन इतनी गहरी कि सुबह उसे अनदेखा करना आसान नहीं होगा। सुबह सूरजपुर की बस्ती में धीरे धीरे उतरती है। सूरज की पहली किरणें पहले घरों की छतों को छूती हैं, फिर गलियों में फैली धूल पर हल्की रोशनी बिखर जाती है। उसी सुबह जब देवेंद्र ने घर का दरवाजा खोला तो बाहर की ठंडी हवा के साथ मोहल्ले की आवाजें भी अंदर आ गईं। दूध वाले की साइकिल की घंटी, सब्जी वाले की पुकार और सबसे तीखी, लोगों की धीमी फुसफुसाहट। काव्या रसोई में चाय बना रही थी। उसके हाथ सामान्य गति से चल रहे थे, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी थी। उसे पता था कि यह सुबह आसान नहीं होगी। उसने खुद को बार बार समझाया था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन समाज की आवाज कई बार इतनी ऊंची होती है कि अपने दिल की आवाज छोटी लगने लगती है। काव्या ने 2 कप चाय बनाई, एक अपने पिता के लिए और एक राहुल के लिए। जब वह कमरे में आई तो राहुल जाग चुका था। वह चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर रात की शांति नहीं थी, बल्कि सुबह का अपराध बोध था। काव्या को देखते ही उसने धीरे से कहा, मैं अब चला जाऊंगा। उसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक तय किया हुआ फैसला था। काव्या ने बिना कुछ कहे उसके सामने चाय रख दी, फिर बोली, पहले चाय पी लो। राहुल ने कप पकड़ लिया, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। उसी समय बाहर से अचानक एक तेज आवाज आई, देवेंद्र जी घर पर हैं? यह आवाज पड़ोस की कमला की थी। देवेंद्र दरवाजे तक गए और धीरे से बोले, हां कहिए। कमला ने इधर उधर देखते हुए कहा, रात को आपके घर में कौन आया था? हमने साफ देखा था, कोई लड़का अंदर गया था। उसकी आवाज में चिंता कम और ताना ज्यादा था। देवेंद्र का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बस एक गरीब लड़का था, स्टेशन पर अकेला बैठा था, मदद कर दी। कमला ने लंबी सांस ली, फिर बोली, मदद भी सोच समझ कर करनी चाहिए, आजकल जमाना ठीक नहीं है। दरवाजे के पास खड़ी काव्या सब सुन रही थी। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। राहुल ने भी बातचीत के कुछ टुकड़े सुन लिए थे। उसने धीरे से चाय का कप नीचे रख दिया और बोला, मैं चला जाता हूं, मेरी वजह से आपके घर पर बातें हो रही हैं। उसकी आवाज में दुख कम और शर्म ज्यादा थी। काव्या ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, तुम्हारी वजह से नहीं, लोगों की सोच की वजह से। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें दर्द भी था और साहस भी। देवेंद्र अंदर आए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटी, दुनिया इतनी सीधी नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा भविष्य है। उनकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वह बेटी पर शक नहीं करते थे, लेकिन समाज की उंगलियों से डरते थे। काव्या ने पहली बार पिता की आंखों में सीधे देखा और बोली, पापा, अगर आज मैं इसे निकाल दूं तो क्या लोग चुप हो जाएंगे? लोग तो तब भी यही कहेंगे कि एक लड़की ने रात में लड़के को घर में रखा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। बाहर अब 2-3 और औरतें खड़ी हो चुकी थीं। उनकी आवाजें और साफ आने लगी थीं। देखो, दरवाजा बंद कर लिया, जरूर कुछ बात है।
देवेंद्र की सांसें तेज हो गईं। उन्हें लगा उनकी इज्जत लोगों की बातों में उलझ रही है। उन्होंने राहुल की ओर देखा और भारी आवाज में बोले, बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन शायद तुम्हें जाना ही ठीक होगा। ये कहते समय उनकी आंखों में भी नमी थी, क्योंकि ये फैसला दिल से नहीं, डर से निकला था। काव्या ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे रात का सारा साहस सुबह की धूप में पिघल रहा है। राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, आपने मुझे रात भर छत दी, वही मेरे लिए बहुत है। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी काव्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, रुको। बाहर की आवाजें अब भी आ रही थीं, लेकिन काव्या ने बिना डरे राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, तुम किसी की बदनामी नहीं हो। तुम सिर्फ एक इंसान हो जिसे मदद की जरूरत थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी। वो खुद को मजबूत बनाए हुए थी। राहुल ने धीरे से कहा, मैं गांव चला जाऊंगा, शायद वहां कोई काम मिल जाए। उसकी आवाज में भरोसा कम, उम्मीद ज्यादा थी। दरवाजा खुला। बाहर खड़ी कई निगाहें एक साथ राहुल पर टिक गईं। कुछ में तिरस्कार था, कुछ में जिज्ञासा, कुछ में ठंडी उपेक्षा। राहुल ने सिर झुका लिया और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन वह बस चलता गया। दरवाजा बंद हुआ और घर के अंदर भारी सन्नाटा फैल गया। काव्या ने दीवार का सहारा लिया और उसकी आंखों से आखिर आंसू निकल पड़े। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि उस सच्चाई के थे कि कई बार समाज की सुबह इंसानियत की रात से ज्यादा अंधेरी होती है। राहुल उस दिन सूरजपुर से निकलकर अपने गांव धनपुर की तरफ चला गया। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुम किसी की बदनामी नहीं हो। वह वाक्य जैसे उसके अंदर बुझती हुई उम्मीद को फिर से जगा रहा था। गांव पहुंचने पर उसने अपने चाचा भैरव सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया। भैरव ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही भौहें सिकोड़ ली। अब क्यों आया है? उनकी आवाज में अपनापन नहीं था। राहुल ने धीरे से कहा, कहीं और जाने की जगह नहीं थी, सोचा यहां काम कर लूं। भैरव ने कड़वी हंसी हंसी, तेरे बाप की जमीन तो मैं कब की बेच चुका हूं। अगर यहां रहना है तो मजदूर की तरह रहना होगा। राहुल ने सिर झुका लिया। उसके पास बहस करने की ताकत नहीं थी। अगले ही दिन से वह खेतों में काम करने लगा। तेज धूप में मिट्टी खोदता, भारी बोरे उठाता। हाथ छिल जाते थे, शरीर थक जाता था, लेकिन उसके मन में अब एक छोटा सा लक्ष्य था, अपनी जिंदगी फिर से बनाना। कुछ महीनों बाद वह पास के शहर चला गया। वहां उसने एक छोटी मोटर वर्कशॉप में काम शुरू किया। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मजदूर पढ़ाई करेगा। लेकिन अब राहुल को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 साल गुजर गए। मेहनत करते करते राहुल ने एक तकनीकी डिप्लोमा पूरा कर लिया और फिर एक छोटी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। पहली तनख्वाह हाथ में आई तो उसकी आंखें भर आईं। उसे वही रात याद आई जब वह स्टेशन की टूटी बेंच पर भूखा बैठा था। उसी दिन उसने फैसला किया, उसे सूरजपुर वापस जाना है। किसी को जवाब देने के लिए नहीं, बस खुद को साबित करने के लिए। जब वह सूरजपुर पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा लगा। वही गलियां, वही छोटी बस्ती। उसने पड़ोस में बैठी एक बुजुर्ग औरत से पूछा, काव्या कहां है? औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें पता नहीं? देवेंद्र जी पिछले साल गुजर गए। अब काव्या अस्पताल में काम करती है। यह सुनकर राहुल का दिल भारी हो गया, लेकिन वह तुरंत अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल के सफेद गलियारे में उसने काव्या को देखा। सफेद नर्सिंग ड्रेस में वही शांत चेहरा। काव्या ने जैसे ही उसे देखा, पहले पहचानने में एक पल लगा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। राहुल? राहुल हल्के से मुस्कुराया। हां, मैं वापस आ गया। काव्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, अब कैसे हो? राहुल ने कहा, अब ठीक हूं। उसने अपनी नौकरी और पढ़ाई के बारे में बताया। काव्या चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर गर्व की हल्की मुस्कान आ गई।
कुछ देर बाद राहुल ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। वह वही पत्र था जो काव्या ने उसे भेजा था। किनारे अब पीले पड़ चुके थे। राहुल बोला, यह आज भी मेरे पास है। अगर उस रात तुम मुझसे बात न करती तो शायद मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। काव्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उनमें दुख नहीं था, सिर्फ सुकून था। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। और उस दिन सूरजपुर के उसी शहर में दो लोगों को यह एहसास हुआ कि इंसानियत का एक छोटा सा कदम किसी की अंधेरी जिंदगी में पूरी सुबह ला सकता है।